नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजन एकेडमी तेलीबाग में। तो दोस्तों, जिस प्रकार हम लोग चैप्टर नंबर 2 सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ रहे थे और सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ सामान्य विशेषताएं हम लोगों ने पढ़ रखी थी, तो उसी क्रम को आज आगे ले जाते हैं और आज हम सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर पाए गए हैं उनका नियोजन कैसे होता था, किस प्रकार से भवन बने हुए थे, किस प्रकार ईंटें मिली हैं, ईंटों का आकार कितना है, सबसे बड़ी ईंट कौन सी है। इसके अलावा अगर देखें तो वहाँ के लोगों का राजनीतिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, इसको आज हम विस्तृत रूप से दोस्तों पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम लोग नगर नियोजन। और दोस्तों, नगर नियोजन डालने से पहले हम यहाँ पे चैप्टर का नाम डाल देते हैं ऊपर। तो चैप्टर का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम है चैप्टर का दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता। और इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? नगर नियोजन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? नगर नियोजन। अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी नगर मिले हैं ये सब के सब दो खंडों में विभाजित हैं। किसमें विभाजित हैं? दो खंडों में विभाजित हैं। पहला दुर्ग टीला, पहला दोस्तों दुर्ग टीला और दूसरा नगर टीला। पहला दुर्ग टीला और दूसरा नगर टीला। पहला दुर्ग टीला, दूसरा नगर टीला। दुर्ग टीला जो है और जो नगर टीला है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है थोड़ा सा यहीं पे देख लेते हैं। कहते हैं दुर्ग जो टीला है इसका निर्माण चबूतरे पे हुआ है, जबकि जो नगर टीला है ये समुद्र के या नदी के पास स्थित क्षेत्र है। तो दुर्ग टीला डैश करके लिख लेंगे, चबूतरे पर स्थित, अर्थात चबूतरे का अर्थ हो गया सामान्य भूमि से कुछ ऊंचाई पर स्थित। दूसरा नगर टीला, नगर टीले का तात्पर्य है सामान्य भूमि पर स्थित नगर। अगर देखा जाए यहाँ दुर्ग टीले में, तो दुर्ग टीले में किस प्रकार का वर्ग निवास करता था? तो यहाँ पे कह सकते हैं शासक वर्ग निवास करता था। और नगर टीले की अगर बात किया जाए तो नगर टीले में सामान्य वर्ग निवास करता था। कौन निवास करता था? सामान्य वर्ग निवास करता था। कौन निवास करता था? सामान्य वर्ग निवास करता था। नेक्स्ट अगर देखा जाए दोस्तों, तो नगरों में जो भवन पाए गए हैं उनका निर्माण जाल पद्धति में किया जाता था। क्या बोला दोस्तों मैंने? नगरों में जो भवन प्राप्त हुए हैं उनका निर्माण जाल पद्धति में किया गया है, अर्थात ग्रिड सिस्टम में किया गया है। तो नंबर 2 भवन जाल पद्धति में निर्मित। जाल पद्धति को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ग्रिड पद्धति। अब दोस्तों यहां पर देखा जाए कि ग्रिड पद्धति होती क्या है, तो ग्रिड पद्धति से तात्पर्य है जो सड़कें और नालियां हैं ये एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। तो इसी के नीचे एरो बनाकर लिख लेंगे क्या? सड़कें व नालियां समकोण पर कटती हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोला मैंने आपसे? भवन जाल पद्धति में निर्मित, और जाल पद्धति का अन्य नाम है ग्रिड पद्धति, और ग्रिड पद्धति से तात्पर्य है सड़कें व नालियां समकोण पर एक दूसरे को काटती हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो जो शहर है
ये आयताकार खंडों में विभाजित मिला है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, शहर आयताकार खंडों में विभाजित। शहर आयताकार खंडों में विभाजित। क्या बोला दोस्तों मैंने? शहर आयताकार खंडों में विभाजित। नेक्स्ट अगर देखा जाए, नेक्स्ट अगर पॉइंट देखें तो लिख सकते हैं जो भी भवन मिले हैं उनका निर्माण पक्की ईंटों से हुआ है। किससे हुआ है? पक्की ईंटों से। तो लिख लेंगे यहां पर भवन पक्की ईंटों से निर्मित। भवन पक्की ईंटों से निर्मित। और नेक्स्ट लिखेंगे कहीं कहीं से। कहीं कहीं से 2 मंजिले व बहुमंजिले। क्या लिखेंगे दोस्तों? 2 मंजिले व बहुमंजिले भवनों के प्रमाण। क्या बोला दोस्तों मैंने आपसे? भवन पक्की ईंटों से निर्मित और कहीं कहीं से 2 मंजिले व बहुमंजिले भवनों के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट अगर दोस्तों देखा जाए तो भवनों को आवासीय, विशाल भवन व सार्वजनिक भवनों में विभाजित किया गया है। क्या बोला दोस्तों मैंने? भवनों को मुख्यतः आवासीय, विशाल भवन व सार्वजनिक भवनों में विभाजित किया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे दोस्तों? भवनों को आवासीय, कॉमा विशाल भवन व सार्वजनिक में विभाजित। अर्थात कह सकते हैं दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो भवन मिले हैं ये भवन मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। पहला आवासीय भवन, अर्थात ऐसे भवन जहां पर सामान्य जनता क्या करती थी? निवास करती थी। दूसरे विशाल भवन, अर्थात ऐसे भवन जो कि सामान्य भवनों से काफ़ी बड़े बड़े हैं, अर्थात कह सकते हैं इन भवनों का निर्माण किसी अन्य प्रयोजन से किया जाता था। और तीसरे हैं आपके सार्वजनिक भवन, अर्थात ऐसे भवन जहां पर कह सकते हैं नगर की या सभ्यता की सामान्य जनजातियां या सामान्य लोग उपस्थित होते थे। अगर देखा जाए मैंने किस आधार पे कहा तो कह सकते हैं अगर इन तीनों के प्रमाण देखा जाए तो कह सकते हैं इन प्रमाणों में आपको क्या मिलता है? पहला अन्नागार, अर्थात अन्नागार क्या है? सामान्य भवन से स्थित एक बड़ा भवन है, अर्थात ये विशाल भवन का उदाहरण है। और इसमें क्या किया जाता था? अन्न को क्या करके किया रखा जाता था बेटा? स्टोर करके रखा जाता था। वाह कह सकते हैं क्या? स्नानागार। आपको पता होगा दोस्तों, आपने पढ़ा है मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है जिसे सर जॉन मार्शल ने तत्कालिक विश्व का सबसे अद्भुत व उत्कृष्ट नमूना कहा है। नेक्स्ट अगर दोस्तों देखा जाए तो कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें पाई गई हैं ये मुख्यतः
उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। मैंने क्या बोला दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें पाई गई हैं ये मुख्यतः उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी और इनकी चौड़ाई 9 से 54 फीट तक पाई गई है। क्या बोला दोस्तों मैंने आपसे, सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें पाई गई हैं ये मुख्यतः उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी और इनकी चौड़ाई लगभग 9 से 54 फीट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सड़कें मुख्यतः उत्तर से दक्षिण की ओर। क्या बोला मैंने, सड़कें मुख्यतः उत्तर से दक्षिण की ओर और इन सड़कों की जो चौड़ाई है, इन सड़कों की जो चौड़ाई है ये लगभग 9 से 54 फीट तक। क्या बोला मैंने दोस्तों, सड़कें मुख्यतः उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी और इनकी चौड़ाई लगभग 9 से 54 फीट तक। यहाँ पर एक उदाहरण लिख लेंगे। क्या उदाहरण लिख लेंगे, यहाँ पे मैंने दोस्तों आपको शायद बताया भी हो, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है और जो मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी सड़क प्राप्त हुई है वो 10 मीटर चौड़ी है। लिख लेंगे, मोहनजोदड़ो से दस फीट चौड़ी सड़क का प्रमाण। और ये सड़कें कभी कभी आधा आधा मील और एक एक मील तक चली जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो कह सकते हैं जो भवन होते थे, भवन की जो दीवारें होती थी, इन दीवारों के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों मैंने क्या बोला, जो सिंधु घाटी सभ्यता में भवन होते थे, इन भवनों की जो दीवारें होती थी, इन दीवारों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था और इनकी चिनाई इंग्लिश बॉन्ड पद्धति पर की जाती थी। किस पे की जाती थी, इंग्लिश बॉन्ड पद्धति पर की जाती थी। क्या बोला दोस्तों मैंने, दीवारों की चिनाई, दीवारों की चिनाई इंग्लिश बॉन्ड पद्धति पर, दीवारों की चिनाई इंग्लिश बॉन्ड पद्धति पर। नेक्स्ट पॉइंट, कुओं के लिए फन्नीदार ईंटों का प्रयोग, कुओं के लिए फन्नीदार ईंटों का प्रयोग। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कह सकते हैं जो यहाँ से ईंटें प्राप्त हुई हैं उनकी सामान्यतः आकार कितना था, अर्थात लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई कितनी है। व नेक्स्ट अगर देखें तो जो सबसे बड़ी ईंट मिली है उसकी लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई कितनी है। तो देखा जाए क्या लिखेंगे, सामान्यतः ईंटों का आकार। क्या बोला दोस्तों मैंने, सामान्यतः ईंटों का आकार कितना था,
27.94, कितना बोला मैंने? 27.94 गुणे 13.97 गुणे 6.35, किस में है ये? सेंटीमीटर में। क्या बोला दोस्तों मैंने आपसे? जो सामान्यतः ईंटें यहाँ से पाई गई हैं उनका आकार कितना है? 27.94 गुणे 13.97 गुणे 6.35 सेंटीमीटर। और अगर इसी के नीचे लिख लें तो सबसे बड़ी ईंट, सबसे बड़ी ईंट कितनी इसकी लंबाई चौड़ाई है बेटा? 51.43 गुणे 26.27 गुणे 6.35 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, क्या बोला मैंने? जो सबसे बड़ी ईंट मिली है उसका आकार कितना है? 51.43 गुणे 26.27 गुणे 6.35 सेंटीमीटर। और ये प्राप्त कहाँ से हुई है? तो ये प्राप्त हुई है बेटा कहाँ से? मोहन जोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त है? मोहन जोदड़ो से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो कह सकते हैं जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के नगर मिले हैं सभी में प्रवेश किधर से होता था? पूर्वी दिशा से होता था। कहाँ से होता था? पूर्वी दिशा से होता था। वह दरवाजे व खिड़की पीछे की ओर खुलते थे। क्या बोला मैंने? नगर में प्रवेश पूर्वी सड़क से या पूरब की ओर से, वह दरवाजे व खिड़की पीछे की ओर खुलते थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नगर में प्रवेश पूर्वी सड़क से, नगर में प्रवेश पूर्वी सड़क से। और नेक्स्ट पॉइंट, दरवाजे व खिड़की पीछे की ओर खुलते थे। नेक्स्ट पॉइंट, दरवाजे व खिड़की पीछे की ओर। ठीक है बेटा, यहां पर एक अपवाद है इसका और वो अपवाद है लोथल। तो यहां पर एरो करके लिख लेंगे लोथल को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, तो ये था यहाँ का सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। क्या था दोस्तों? नगर नियोजन। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग क्या? राजनीतिक व्यवस्था। क्या डालेंगे? राजनीतिक व्यवस्था। नेक्स्ट पूरा हेडिंग डालिए। क्या डालेंगे? राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, अगर राजनीतिक व्यवस्था को देखा जाए तो कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल और व्यापक आकार ये स्पष्ट करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसी केंद्रीय सत्ता द्वारा या केंद्रीय शक्ति के द्वारा क्या हो रही थी? संचालित की जा रही थी। क्या बोला दोस्तों मैंने? सिंधु घाटी सभ्यता की विशालता और व्यापकता को देख करके ये कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसी केंद्रीय सत्ता के द्वारा संचालित की जा रही थी, अर्थात नगर निगम या नगर महापालिका जैसी कोई ना कोई शक्ति यहाँ पर अवश्य विद्यमान थी। क्या प्रमाण है इसके? जैसे कह सकते हैं उन्नत जल निकासी व्यवस्था। नंबर 1, उन्नत जल निकासी व्यवस्था।
पकी नालियाँ, कह सकते हैं या पक्की ईंटों की बनी नालियाँ, और नालियाँ ढकी हुई, नालियाँ ढकी हुई, घरों के बाहर कूड़ेदान के साक्ष्य, और सड़कों पर कुछ कुछ दूरी पर प्रकाश स्तंभ के साक्ष्य। तो क्या लिखेंगे राजनीतिक व्यवस्था में? विशालता व व्यापकता से निष्कर्ष, विशालता व व्यापकता से निष्कर्ष कि किसी केंद्रीय शक्ति द्वारा संचालन। क्या बोला मैंने दोस्तों? इसकी विशालता व व्यापकता से निष्कर्ष निकलता है कि ये किसी केंद्रीय शक्ति द्वारा संचालित की जा रही थी। अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर केंद्रीय शक्ति से तात्पर्य है जैसे आज के समय में आपके नगर निगम और नगर महापालिका हैं। जैसे नगर निगम व नगर महापालिका। अब देखा जाए कि वे कौन कौन से प्रमाण मिले हैं जो स्पष्ट करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता किसी केंद्रीय सत्ता के द्वारा क्या की जा रही थी दोस्तों? संचालित की जा रही थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें प्रमाण, तो प्रमाण में नंबर 1 दोस्तों मैंने आपसे बताया क्या? उन्नत जल निकासी प्रबंध, उन्नत जल निकासी प्रबंध। नंबर 2 कूड़ादान, घरों के बाहर कूड़ादान। नंबर 3 अगर देखें तो प्रकाश स्तंभ। नंबर 3 देखें तो प्रकाश स्तंभ, और नंबर 4 देखें तो ढकी हुई नालियाँ। ये 4 बड़े प्रमाण हैं जो स्पष्ट करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसी न किसी केंद्रीय शक्ति का संचालन अवश्य था, जिसका प्रमाण उन्नत जल निकासी प्रबंधन, कूड़ादान, प्रकाश स्तंभ व ढकी हुई नालियों से प्राप्त होता है। दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग आर्थिक जीवन। क्या हेडिंग डालेंगे? आर्थिक जीवन। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोगों ने 2 चीज़ें कंप्लीट की आज, नगर नियोजन और नंबर 2 क्या? राजनीतिक व्यवस्था। अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे क्या? आर्थिक जीवन। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग निवास करते थे उनका आर्थिक जीवन किस प्रकार से क्या हो रहा था बेटा? संचालित हो रहा था। अर्थात वो लोग कृषि के कौन कौन से अनाजों का प्रयोग करते थे, साधनों का प्रयोग करते थे, पशुपालन में किन किन पशुओं के साक्ष्य मिले हैं या उन्हें वो लोग पालतू बनाते थे। तीसरा हम लोग देखेंगे दस्तकारी। अर्थात कह सकते हैं क्या कि जैसे कुम्हार की चाक का प्रयोग करके मृद भांड का प्रयोग, हाथी दांत का प्रयोग करके शिल्पकारी या मनके बनाए गए हैं। इसके अलावा कह सकते हैं मोहरों का निर्माण। ये सब बता रहा है क्या? उसका दस्तकारी। और चौथा पॉइंट है उसका व्यापार। अर्थात किन किन देशों के साथ में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार था, या भारत में भी अन्य राज्यों में उनका स्थानीय व्यापार किन किन चीज़ों से होता था और विदेशी व्यापार किन किन चीज़ों का होता था। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग क्या? आर्थिक जीवन। क्या हेडिंग डालेंगे? आर्थिक जीवन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखा जाए आर्थिक या अर्थ का अर्थ होता है ऐसे संसाधन
जिससे हमें धन की प्राप्ति हो, अर्थात कहीं ना कहीं उससे हमें क्या हो, फायदा हो, हमारा जीवन यापन ठीक तरीके से चल सकें। तो सिंधु घाटी सभ्यता में आर्थिक जीवन को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो लिख सकते हैं मुख्यतः 4 खंडों में ये विभाजित था। कितने खंडों में विभाजित था? 4 खंडों में विभाजित था। अगर इसका पहला खंड देखा जाए तो ये है आपका कृषि। क्या है आपका? कृषि। अगर इसका नंबर 2 पॉइंट देखा जाए या मुख्यतः देखा जाए आर्थिक जीवन में, तो ये है आपका पशुपालन। क्या है आपका? पशुपालन। अगर नंबर 3 देखा जाए तो ये है आपका दस्तकारी। अगर ये देखा जाए आपका तो क्या है? दस्तकारी है। और नंबर 4 क्या है आपका? व्यापार। नंबर 4 क्या है आपका? व्यापार। तो दोस्तों मैंने बोला आर्थिक जीवन को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला कृषि, दूसरा पशुपालन, तीसरा दस्तकारी और चौथा आपका व्यापार। अब यहाँ पर पहली हेडिंग डालेंगे क्या हम लोग? कृषि। पहली हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग? कृषि। क्या डालेंगे पहली हेडिंग? कृषि। तो नंबर 1 हेडिंग डाली यहाँ पर कृषि। ठीक है दोस्तों, तो क्या देखा जाए यहाँ पे? सबसे पहले हमने क्या देखा? सिंधु घाटी सभ्यता पहली सभ्यता है जिसका प्रमाण स्पष्ट रूप से प्राप्त हुआ। और कृषि में अगर देखा जाए तो गेहूं व जौ मुख्य फसलें हैं। कौन सी प्रमुख फसलें हैं? गेहूं व जौ मुख्य फसलें हैं। और गेहूं की 2 बड़ी प्रजातियां इस समय उगाई जाती थी। नंबर 1 क्लब व्हीट, नंबर 1 क्लब व्हीट और नंबर 2 भारतीय डॉर्फ व्हीट। नंबर 2 कौन सा है? भारतीय डॉर्फ व्हीट। इसके अलावा अगर देखा जाए तो लोथल और रंगपुर से व कोलडीवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। क्या बताया दोस्तों मैंने आपसे? रंगपुर, लोथल व कोलडीवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा राजस्थान और बनावली से जौ के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान और बनावली से जौ के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात से बाजरा का साक्ष्य मिला है। गुजरात से बाजरा का साक्ष्य मिला है। और इसके साथ ही साथ सर्वप्रथम दुनिया को कपास किसने दिया? सिंधुवासियों ने दिया। इसका मतलब है कपास की खेती भी सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े पैमाने पर की जाती थी। और इसका कह सकते हैं आयात, इसका निर्यात दुनिया के अन्य देशों को किया जाता था। और यूनानी लोग इसे क्या कहते थे? फ्लूनू कहते थे। क्या कहते थे? फ्लूनू कहते थे। अगर अन्य फसलों को देखा जाए तो खजूर, सरसों, तिल, मटर, दालें, राई, तरबूज व नारियल कुछ ऐसी फसलें हैं जिसके प्रमाण प्राप्त होते हैं। कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से। तो नंबर 1 यहाँ पे क्या लिखेंगे? गेहूं व जौ मुख्य फसल। क्या लिखेंगे? गेहूं व जौ मुख्य फसल। तो नंबर 1 इसमें क्या लिखेंगे? ठीक है। और गेहूं की अगर देखा जाए तो 2 प्रजातियां यहाँ पर बड़े पैमाने पर पाई गई हैं। गेहूं की यहाँ से 2 प्रजातियां बड़े पैमाने पर पाई गई हैं। पहली कौन सी है आपकी? क्लब व्हीट। क्लब व्हीट। और नंबर 2 अगर देखा जाए तो भारतीय डॉर्फ व्हीट। ठीक है दोस्तों, क्या बोला मैंने? गेहूं व जौ मुख्य फसलें हैं और गेहूं की 2 मुख्य प्रजातियां मिली हैं। पहली क्लब व्हीट और दूसरी भारतीय डॉर्फ व्हीट। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो चावल। नंबर 2 फसल कौन सी है दोस्तों आपकी? चावल। और चावल के साक्ष्य अगर देखा जाए दोस्तों तो मैंने आपसे क्या बोला? लोथल, रंगपुर। क्या लिखेंगे?
व कोल्डिवा। ठीक है दोस्तों, अगर नंबर 3 देखा जाए तो मैंने क्या बोला आपसे, जौ। नंबर 3 देखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं जौ। जौ आपको प्राप्त कहाँ से हो रहा है, तो ये बेटा आपको प्राप्त हो रहा है और अगर गेहूं देखा जाए तो गेहूं आपको दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुआ है, मेहरगढ़ व लहुरादेव। गेहूं कहाँ से प्राप्त हुआ है, मेहरगढ़ व लहुरादेव से। चावल आपका प्राप्त हुआ है लोथल, रंगपुर व कोल्डिवा से, जबकि जौ आपका प्राप्त हुआ है कहाँ से, राजस्थान और बनावली से। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो बाजरा। नेक्स्ट क्या है आपका, बाजरा। और बाजरे की खेती का प्रमाण मिलता है कहाँ से, गुजरात से। कहाँ से मिलता है, गुजरात से। तो ये दोस्तों मुख्य फसलें हैं। ये कैसी फसलें हैं, मुख्य फसलें हैं। अब छोटी सी एक इसमें साइड हेडिंग डालेंगे, अन्य फसलें। क्या हेडिंग डालेंगे, अन्य फसलें। अर्थात इनके अतिरिक्त कौन कौन सी फसलें जो थी जिन्हें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे, उगाते थे। तो अगर अन्य फसलों को दोस्तों देखा जाए तो नंबर 1 कपास। नंबर 1 कपास, जिसे यूनान के लोग क्या बोलते थे, फ्लूनू बोलते थे। यूनानी लोग इससे क्या बोलते थे, फ्लूनू बोलते थे। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कह सकते हैं यहाँ पर किसका प्रमाण मिला है, खजूर। किसका मिला है, खजूर। फिर अगर देखें तो सरसों। फिर अगर देखा जाए तो तिल। फिर अगर दोस्तों देखा जाए तो राई। फिर अगर देखा जाए दोस्तों तो नारियल। क्या बोला मैंने आपसे, कपास, खजूर, सरसों, राई, नारियल, इसके अलावा तिल, मटर व दालें। ये जो थी आपकी दोस्तों क्या हैं, अन्य फसलें हैं। तो कह सकते हैं मुख्य फसलों में अगर देखा जाए तो गेहूं और जौ, इसके अलावा चावल, जौ और बाजरा। इसके अलावा अगर अन्य फसलों को देखा जाए तो कह सकते हैं कपास, और कपास मुख्य रूप से इसका उत्पादन व्यापार के लिए किया जाता था। नेक्स्ट में खजूर, सरसों, तिल, राई, नारियल, मटर व दालें। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर एक दिखा जाए तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, उसको नोट कर लीजिए। लिखिए, अन्न के प्राचीनतम साक्ष्य। क्या बोला मैंने, अन्न के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या बोला मैंने, अन्न के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से लिखेंगे, अगर इसका आंसर देखा जाए, क्या क्वेश्चन था, अन्न के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर है दोस्तों लहुरा देव, उत्तर प्रदेश। अगर ऑप्शन में आपका लहुरा देव उत्तर प्रदेश नहीं होता है तो आप आंसर नंबर पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, और ये है आपका मेहरगढ़, पाकिस्तान। क्या है आपका, मेहरगढ़, पाकिस्तान। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है आपको, कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। व कोल्डिवा, इलाहाबाद से चावल के साक्ष्य मिले हैं। क्या बोला मैंने आपसे, कोल्डिवा, इलाहाबाद से चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों आर्थिक जीवन का पहला पॉइंट आपका खत्म हो गया, कृषि। नंबर 2 पॉइंट डालेंगे क्या, पशुपालन। हेडिंग डालिए पशुपालन।
ठीक है दोस्तों। अगर देखा जाए तो पशुपालन को देखें तो कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सबसे प्रिय जानवर कौन था? बैल था। कौन था? बैल था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये सभ्यता थी ये कृषि पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। तो कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य पशु कौन सा था? आपका बैल था। क्यों? क्योंकि कुबड़े बैल का चित्रण मोहरों पर सर्वाधिक मात्रा में किया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुत्ता, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर व ऊंट इत्यादि जानवरों को भी पालतू बनाया जाता था। आमरी नामक स्थान से गैंडे का साक्ष्य मिला है। दोस्तों यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज़ है, एक क्वेश्चन है और ये कई बार मतभेद उत्पन्न कर देता है कि घोड़े के साक्ष्य या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे कि नहीं थे। तो ध्यान दीजिएगा, एक स्थल है आपका सुरकोटदा। कौन सा स्थल है? सुरकोटदा। सुरकोटदा से घोड़े जैसे पशु के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। तो यहाँ पर पशुपालन में क्या लिखेंगे? सबसे मुख्य पशु कौन था? बैल। तो लिख लेंगे यहाँ पे ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे है आपका कुत्ता। कौन सा पशु है? कुत्ता। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कह सकते हैं भैंस, बकरी, भेड़, सूअर। क्या बोला मैंने? भैंस, बकरी, भेड़, सूअर इत्यादि जो जानवर थे बेटा ये पाले जाते थे, अर्थात इनको क्या किया जाता था? पशुपालन के रूप में प्रयोग किया जाता था। और ध्यान दीजिएगा, कालीबंगा से ऊंट का प्रमाण मिला है और आमरी से गैंडे का साक्ष्य मिला है। तो यहाँ पर अन्य में लिख लेंगे ऊंट का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। और गैंडे का प्रमाण कहाँ से मिला है? आमरी से। कहाँ से मिला है? आमरी से मिला है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ नोट करके लिखिएगा घोड़े से परिचित नहीं, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वे घोड़े से परिचित नहीं थे। तो आर्थिक जीवन में सबसे पहले पढ़ा हम लोगों ने कृषि, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पशुपालन। सबसे प्रिय जानवर बैल। क्यों? क्योंकि कुबड़े बैल का चित्रण मोहरों पर सर्वाधिक किया गया है। नंबर 2 में कुत्ता, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर। अन्य देखेंगे तो ऊंट व गैंडा घोड़े के साक्ष्य कहीं से नहीं मिला। इसके अतिरिक्त एक पशु था जिसे कहा जाता था एक श्रृंगी बैल, अर्थात यूनिकॉर्न। इसके साक्ष्य भी मोहरों से प्राप्त हुए हैं बेटा। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे दस्तकारी। नंबर 3 हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग? दस्तकारी। तो हेडिंग डालिए दस्तकारी। ठीक है दोस्तों, इसी को कहा जाता है शिल्पकारी। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो दस्तकारी से तात्पर्य क्या है? अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कह सकते हैं धातुओं को लेकर के हथियार बनाते थे। धातुओं के हथियार बनाते थे, पत्थरों के हथियार बनाते थे। इसके अलावा कह सकते हैं चाक का प्रयोग करके बर्तनों का निर्माण किया जाता था।
और बर्तन जो होते थे इनमें लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त कह सकते हैं जो चित्रित बर्तन होते थे इनमें लाल व काले रंग का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए तो धातुओं को गला करके कह सकते हैं मूर्ति निर्माण करने का कार्य इसी क्रम में किया गया या सिंधु घाटी सभ्यता में ही किया गया और इसके लिए भ्रष्ट मोम विधि का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा मनके का निर्माण किया जाता था और हाथी दांत पर शिल्पकारी की जाती थी। तो नेक्स्ट लिखेंगे क्या दस्तकारी में नंबर 1 कांसे का निर्माण, कांसे का निर्माण। नंबर 2 क्या लिखेंगे पत्थरों व हड्डियों के हथियारों का निर्माण। फिर क्या लिखेंगे बर्तनों का निर्माण और यहां पे क्या लिख लेंगे मुख्यतः लाल रंग। मुख्यतः कौन सा रंग होता था लाल रंग होता था और बर्तनों के निर्माण के लिए जो मिट्टी प्रयोग होती थी ये कौन सी थी आपकी सिंधु की मिट्टी और मिट्टी में बेटा ये लोग चूना प्लस अभ्रक मिला देते थे जिस कारण क्या होता था इसमें चमक आ जाती थी। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कह सकते हैं यहाँ पे क्या चित्रित बर्तनों का निर्माण। और इसमें अगर देखा जाए तो लाल व काले रंग का प्रयोग दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखें तो कह सकते हैं चित्र सर्वाधिक किसके होते थे वनस्पतियों के। सर्वाधिक चित्र किसके होते थे दोस्तों वनस्पतियों के होते थे। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कह सकते हैं क्या क्या कह सकते हैं भ्रष्ट मोम विधि का प्रयोग करके धातु की मूर्तियों का निर्माण। क्या दोस्तों बोला मैंने आपसे भ्रष्ट मोम विधि का प्रयोग करके धातु की मूर्तियों का निर्माण। इसके अलावा हाथी दांत की शिल्पकारी और लास्ट में अगर देखेंगे तो मनके का निर्माण। तो कह सकते हैं दोस्तों ये प्रमुख दस्तकारियां थी जो किसके द्वारा की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा की जाती थी। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग व्यापार। क्या डालेंगे दोस्तों व्यापार। तो हेडिंग डाल लीजिए व्यापार। ठीक है दोस्तों। तो व्यापार से तात्पर्य क्या है व्यापार का है अपनी वस्तुओं को लेना और मार्केट में क्या कर देना बेच देना और मार्केट में उपस्थित वस्तुओं को अपनी सुविधा के अनुसार अपने घर में लाना और प्रयोग करना। तो देखा जाए तो कह सकते हैं व्यापार में सबसे प्रमुख 2 चीज़ें होती हैं। पहली तौल अर्थात किस प्रमाण में उसको दिया जाए। तो कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में तौल के लिए मुख्यतः 16 की इकाई का प्रयोग किया जाता था जैसे 16, 32, 64,
और 160, 320 और 640। इसके अतिरिक्त कहा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में कह सकते हैं मुद्रा प्रचलन में नहीं थी, तो यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली थी। कैसी प्रणाली थी? वस्तु विनिमय प्रणाली थी। अर्थात कह सकते हैं एक वस्तु को जा करके किसी ऐसे व्यक्ति को दे देना जिसे उस वस्तु की ज़रूरत हो, और उस व्यक्ति से अपनी पसंद की चीज़ को क्या करना, ले करके आ जाना। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं चांदी की धातुओं का या आभूषणों का प्रचलन सोने की तुलना में अधिक किया जाता था। इसके अतिरिक्त व्यापार दो प्रकार का होता था, पहला स्थानीय व्यापार और दूसरा जो होता था ये विदेशी व्यापार होता था। पहला स्थानीय व्यापार होता था और दूसरा विदेशी व्यापार होता था, अर्थात अन्य देशों के साथ में। और विदेशी व्यापार में मुख्यतः दो चीज़ों को देखेंगे हम, क्या वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आयात किया जाता था, और वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता था। वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आयात किया जाता था, और वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता था। तो नंबर 1 लिखेंगे, तौल की इकाई 16 के पैमाने में। तौल की इकाई 16 के पैमाने में, जैसे 16, 32, 64, 160, 320 व 640। नंबर को 2 पॉइंट अगर देखा जाए तो वस्तु विनिमय प्रणाली, अर्थात यहाँ पर लिख देंगे मुद्रा प्रचलन नहीं। नेक्स्ट अगर नंबर 3 देखा जाए, चांदी का प्रयोग अधिक, किसकी तुलना में, सोने की तुलना में। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो व्यापार 2 प्रकार का होता था। व्यापार कितने प्रकार का होता था, 2 प्रकार का होता था। इसको रफ कर दीजिए। व्यापार कितने प्रकार का होता था, 2 प्रकार का होता था। तो व्यापार को हम 2 प्रकार से डिवाइड कर लेंगे। नंबर 1 स्थानीय व्यापार, नंबर 1 स्थानीय व्यापार, और नंबर 2 विदेशी व्यापार। तो कह सकते हैं स्थानीय व्यापार मुख्य रूप से कह सकते हैं 3 चीज़ों का किया जाता था। पहला पत्थर की बनी शिल्पकारी का, नंबर 2 धातु की बनी शिल्पकारी का, और नंबर 3 हड्डी की बनी शिल्पकारी का। तो लिख सकते हैं स्थानीय व्यापार में मुख्यतः पत्थर, धातु व हड्डी की शिल्पकारी। जबकि विदेशी व्यापार को देखा जाए तो विदेशी व्यापार कह सकते हैं मुख्यतः 2 चीज़ों पर आधारित है। पहला आयात, दूसरा निर्यात। आयात का अर्थ है हम कौन कौन सी चीज़ें दुनिया के किन किन देशों से मंगा रहे हैं, और निर्यात का तात्पर्य है देश में बनी हुई चीज़ों को दुनिया के दूसरे देशों को देना। तो कह सकते हैं विदेशी व्यापार में हम 2 पार्ट देख लेंगे। पहला आपका आयात और दूसरा आपका निर्यात। पहला आपका आयात और दूसरा आपका निर्यात। तो अगर आयात में देखें तो नंबर 1 है आपका सोना। सोना कहाँ से आता था दोस्तों, अफगानिस्तान, फारस और दक्षिण भारत से। कहाँ से आता था, अफगानिस्तान, फारस व दक्षिण भारत से। अगर नंबर 2 धातु देखी जाए तो ये है बेटा आपकी तांबा। तो आपने पढ़ा तांबा राजस्थान में खेतड़ी की खदानों से निकलता था। इसके अतिरिक्त ये अरब देश से भी आता था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, अरब। अगर नंबर 3 देखा जाए तो ये है आपका टिन, और टिन आता था आपका
अफगानिस्तान से। और नंबर 4 अगर देखा जाए तो ये एक सुनहरा पत्थर होता है जिसे कहते हैं लाजवर्द। क्या है नाम? और ये भी आता था आपका कहाँ से? अफगानिस्तान से। तो मुख्य रूप से सोना, तांबा, टिन और लाजवर्द का क्या होता था? आयात होता था। अगर निर्यात में देखा जाए तो लिख सकते हैं निर्यात में मुख्य रूप से जो हमारी कृषि है, फसलें हैं, जैसे गेहूं, जौ, मटर, कपास, तिलहन, मिट्टी के बने बर्तन, टेरीकोटा की बनी मूर्तियां, हाथी दांत, मनके और मनके बनाने के प्रमाण मेसोपोटामिया के अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। और 2 अभिलेख मुख्यतः प्राप्त हुए हैं, पहला बहरीन से और दूसरा मकरान तट से। पहला बहरीन से और दूसरा मकरान तट से। पहला बहरीन से और दूसरा मकरान तट से। तो निर्यात में अगर देखें तो जौ, गेहूं, मटर, तिलहन, कपास, मनका, टेरीकोटा की मूर्तियां व मिट्टी के बर्तन। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपसे बताया मनके का प्रमाण, मैं लिखवा नहीं रहा हूं इसको, लेकिन आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मनके का प्रमाण मेसोपोटामिया के अभिलेखों से प्राप्त होता, और वे अभिलेख कहाँ पर हैं आपके? पहला है आपका बहरीन में और दूसरा है आपका मकरान तट पर। नेक्स्ट हेडिंग अगर हम लोग डालेंगे तो देखेंगे मोहरे, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की मोहरे या क्या मोहरे पाई गई है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए मोहरे। इनको कहा जाता है सेल खड़ी। क्या कहा जाता है? सेल खड़ी। लगभग 2000 मोहरे प्राप्त हुई हैं। लगभग 2000 मोहरे प्राप्त हुई हैं। क्या प्राप्त हुई हैं? लगभग 2000 मोहरे प्राप्त हुई हैं। तो नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए तो मोहरों पर लघु लेख व चित्रों का अंकन। क्या बोला मैंने? मोहरों पर लघु लेख व चित्रों का अंकन। और अगर चित्रों में देखा जाए तो सबसे प्रमुख है आपका कौन सा? कुबड़ा बैल। नंबर 1 कौन सा है आपका? कुबड़ा बैल। इसके अलावा बाघ, इसके अलावा आपका बाघ, हाथी, इसके अलावा अगर देखा जाए तो हिरण, इसके अलावा अगर देखा जाए तो मातृ देवी, देखा क्या जाए, कह सकते हैं मातृ देवी, और एक श्रृंगी पशु जिसे कहा जाता है यूनिकॉर्न। जिसे क्या कहा जाता है? यूनिकॉर्न। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में कह सकते हैं सामाजिक इकाई परिवार थी। क्या क्या कह सकते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक इकाई परिवार थी। और मातृ देवी की मूर्तियां ये अंकित करती हैं कि इस परिवार में जो मुखिया होती थी वो कौन होती थी? कह सकते हैं माता होती थी। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को मातृ सत्तात्मक सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सवोत्सर्ग। क्या हेडिंग डालेंगे? सवोत्सर्ग। इसका अर्थ होता है क्या? समाधिकरण, या कह सकते हैं दाह संस्कार। क्या कह सकते हैं? दाह संस्कार। तो हेडिंग डाल लीजिए सवोत्सर्ग। ठीक है दोस्तों, सवोत्सर्ग से तात्पर्य है कि जैसे
कोई व्यक्ति है वो जन्म लेता है और एक निश्चित समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के पश्चात अलग अलग धर्मों के द्वारा उसका अलग अलग प्रकार से क्या किया जाता है, अंत्येष्टि की जाती है। क्या की जाती है, अंत्येष्टि की जाती है। किसी धर्म में क्या करते हैं, बॉडी को लेते हैं ताबूत में बंद करके और उसको मिट्टी में क्या कर देते हैं, दफन कर देते हैं। किसी किसी धर्म में बॉडी को लिया जाता है और बिना ताबूत के मिट्टी में दफन कर देते हैं। कहीं कहीं पर बॉडी को क्या करते हैं, समाधि के रूप में बेटा स्थिर रखते हैं, और कहीं कहीं पर क्या करते हैं, बॉडी को जलाते हैं और जलाने के बाद उसकी राख को नदियों में क्या कर देते हैं, राख को प्रवाहित कर देते हैं। तो कह सकते हैं शवो सर्ग या अंत्येष्टियाँ 3 प्रकार की होती थी। कितने प्रकार की होती थी, 3 प्रकार की होती थी। कितने प्रकार की होती थी, 3 प्रकार की। नंबर 1 समाधिकरण, या इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पूर्ण समाधिकरण। दूसरा है आपका आंशिक समाधिकरण, और तीसरा है आपका, ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो इसका उदाहरण आपको प्राप्त होता है हड़प्पा से, और लिख लेंगे R37 नामक कब्रिस्तान। इसका अगर एग्जाम्पल देखें हम लोग तो मोहनजोदड़ो, और इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा लिख लीजिएगा नोट, और नोट में क्या लिखेंगे, लोथल से युग्म समाधान का साक्ष्य। क्या लिखेंगे, और इस युग्म समाधान में क्या है आपका, महिला प्लस पुरुष। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका शवो सर्ग या अंत्येष्टियाँ। लास्ट पॉइंट सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रिय खेल शतरंज था। प्रिय खेल कौन सा था, शतरंज। तो यहाँ पर दोस्तों लिख लिया जाए प्रिय खेल और डैश करके लिख लेंगे शतरंज। ठीक है दोस्तों, तो कह सकते हैं यहाँ पर प्रिय खेल कौन सा है आपका, शतरंज है। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ देखी जाए, कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लगभग सारी विशेषताओं को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख नगर थे, इन नगरों से कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए और नगरों की क्या विशेषताएं थी, अब इन्हें हम पढ़ेंगे और किस प्रकार से इस उन्नत सभ्यता का क्या हुआ, अंत हो गया दोस्तों। तो 2 टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, और क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया कह सकते हैं आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के मध्य अधिक से अधिक सब्सक्राइब शेयर करने का कार्य करें। धन्यवाद।